आज मैं चिरई गांव में हूं और देश के एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने पपीता के उन्नयन और उसके विकास के लिए बहुत बड़ा काम किया है। का नाम है डॉक्टर मनसाराम जी। डॉक्टर मनसाराम जी इसी चिरई गांव के रहने वाले हैं। कई ऐसी प्रजातियां इन्होंने विकसित की है। तो मनसाराम जी आप हमें ये बताइए कि कौन कौन सी प्रजातियों पर आपने क्या क्या काम किया है। देखिए 1965 में जब हम वहाँ ज्वाइन किए, ICR का रीजनल स्टेशन पूसा बिहार में है, तो एक साल के बाद हम पपीते पर जो है काम शुरू किए। तो इसमें करना क्या होता है कि पूरे देश के जितने वेराइटीज़ हैं क्यों नहीं चल रही हैं आगे, क्यों उससे किसान लोग क्यों पीछे हैं, तो सबका ले करके उसको विकास इस दिशा में करना है कि जो प्रॉब्लम है पपीता में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वायरस का है। नंबर 2 में जो डैम्पिंग आप करते हैं, पानी लग जाता है, गिर जाता है। नंबर 3 हवा चलती है तो सारे डैमेज हो जाते हैं। तो 2-3 जो है बहुत बड़े प्रॉब्लम है, छोटे मोटे प्रॉब्लम है वो तो निगलेक्ट किया। तो हम जो है करना क्या हुए कि सारे देश का उठा करके ला करके उसको ट्रायल किया, देखा कि कौन कौन क्या है, किस में कितनी बीमारी लगती है, कौन जो है डैम्पिंग आपसे होता है। तो करीब 105 कलेक्शन किया, जैसे रांची से 10-15, बिहार में के और जितने पोर्शन है गुजरात के। जी। तो 102 में से हुआ क्या कि सारे जो है हमारे फेल कर गए। वायरस लगा, कोई कुछ है, कोई का यील्ड पुअर है, किसी का टेस्ट नहीं ठीक है, ये सब प्रॉब्लम है। लेकिन एक ऐसा जॉइंट रांची पपाया निकला, शायद फोटो भी देखे होंगे, उसमें जो है करीब 102 किलो मतलब फ्रूट हुआ। और हम समझते हैं 30 या 35 फल होगा, इस समय याद नहीं है। तो वो जब बीजिंग लगा तो उसको जो है जितने फ्रूट से अलग अलग ले करके फिर एक एक लाइन जो है बो करके करीब 30 लाइन बोया। तो बोने के बाद जब फ्लावरिंग फ्रूटिंग हुआ, उसका हर चीज़ रिकॉर्ड किया जाता है, फ्लावरिंग कब हुआ, फ्रूटिंग कब हुआ, कितने दिन रहा। तो जब मैच्योर करके पकना शुरू होता है तब उसका जो है डेटा लेते हैं। उसके बाद हुआ क्या, उसका नतीजा बताइए। तो हुआ क्या कि उसमें पपीते में जो सबसे बड़ा साइज हो, बड़ा का मतलब बहुत बड़ा नहीं, बिग मीडियम, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा हो, जो वायरस से टॉलरेंट, रेसिस्टेंट तो कोई वैरायटी नहीं है, टॉलरेंट हो और एक्सेप्टेबल टू पीपल हो, मतलब जो कंज्यूमर है खाएँ तो लगे कि एक अच्छी खुशबू आती है। और यदि पपीता खाते हैं तो जनरली हीक आती है। तो ये 3-4 फैक्टर हुआ जिसके आधार पर आपने क्या पपीते की कौन सी नई प्रजाति विकसित की? अब देखिए बताते हैं, अब यहीं से शुरू हुआ सारी चीज़ें। अब एक तो पेड़ है, अब इसमें तो हज़ारों सीड है, करीब 2 दर्जन 3 दर्जन फल है। तो एक एक फल को लेकर के 4-4 लाइन लगा करके करीब 30 लाइन लगा, 30 चौका 120 हुआ, इस लाइन लगा और एक एक लाइन में 100 उसमें ये देखना है कि क्या चीज़ है। जैसे आपको मैं इंटरेस्टिंग बताऊँ, अगर पपीता आप बहुत बढ़िया खरीदिए और उसका लगा कि आप बहुत अच्छा खाएंगे और बीज रख लिया और बो करके देखेंगे तो आपका एक भी सही नहीं निकलेगा, कहीं छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई बिटर टेस्ट होगा, कोई इतना हेटेरोजेनस है, इतना वेरिएशन उसमें होता है। तो 1000 में 1-2 मिलते हैं जो कि बढ़िया होता है। तो आप समझिए कि एक बार पपीता लगाएं कि जो 2 साल चलता है, वो 2 साल में जल गया। तो इस तरह से जब 7 जनरेशन ले गए, 14 साल जब बीत गया, तब 4 वेराइटी निकली। उसका नाम क्या था? उसका नाम है पूसा जैन, पूसा मजेस्टी, पूसा डेल्सस, पूसा ड्वार्फ। तो ये जो निकाला तो ये तो इसको कहते हैं कन्वेंशनल ब्रीडिंग सिस्टम, जो चलता है जनरली ब्रीडिंग में उस प्रोसेस। और दूसरा इससे इंटायरली डिफरेंट एक मेथड है म्यूटेशन ब्रीडिंग। जैसे आप नेचर में भी पाते होंगे कि कोई चीज़ पौधा लगाते हैं, म्यूटेट करके उसका रंग बदल जाएगा या पौधे का रूप बदल जाएगा, कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। तो म्यूटेशन जो है गामा रेज से ट्रीट करके उसको खेत में लगाते हैं। और एक जनरेशन देखा तो 2 साल बीत गया, तो 3 साल जब बीता है तो हमको जो फर्स्ट जनरेशन मिला, एक बहुत ड्वार्फ मिला, एक टाल है, एक मीडियम है, कुछ है। तो हमको चूँकि किसानों को ड्वार्फ वैरायटी चाहिए तो उसको हमने ले लिया, उसको फिर लगाए तो क्या हुआ, फिर उसमें उल्टा सीधा हुआ, कोई टाल है, कोई बिके। लेकिन 3-4 मिले जो कि
कुछ तो फीमेल निकला, कुछ मेल निकला। आप जानते हैं पपीता में 3 सेक्स होता है, मेल अलग फीमेल अलग, देखे होंगे मेल में बहुत ही है, फीमेल में फल होता है, और एक इंटरमीडिएट कहते हैं हर्माफ्रोडाइट, जिसमें कि सेक्स ऑर्गन जो है मेल का भी होता है, फीमेल का होता है, इसको हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। और खीरे के समान जो बाज़ार में मिलता है पपीता, वो समझिए कि हर्माफ्रोडाइट का है। तो इसमें क्या होगा कि हर्माफ्रोडाइट से जब ब्रीडिंग करके निकालेंगे तो उसके बाद मेल नहीं निकलेगा। तो उसमें आपने तमाम रिसर्चेस किए कई चरणों में, तो कौन सी ऐसी प्रजाति आपने विकसित की जो काफ़ी पॉपुलर हुई? देखिए, पॉपुलर तो मैं ये कहूँ कि सबसे आउटस्टैंडिंग वैरायटी हमारी पूसा डेल्सिस थी। अच्छा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मैं जब ट्रांसफ़र होकर दिल्ली आ गया, गवर्नमेंट जो है, मैं मांगता रहा कि एक रिसर्च स्टाफ असिस्टेंट दीजिए ताकि हमारे काम को आगे बढ़ाए। गवर्नमेंट नहीं सुनी, हमारी वैरायटी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि उसमें जो है सीमेटिंग करना होता है हर साल। तो चारों वैरायटी हमारी वो ख़त्म हो गई। लेकिन म्यूटेशन ब्रीडिंग से जो छोटा सबसे पौधा मिला, उसको सीमेंट करके वहाँ का जो हमारा नेक्स्ट फील्ड स्टाफ था वो किसी तरह से मेंटेन किया था, और उसको जो है किसान लोग बड़े चाव से खरीदते थे, क्योंकि इतना ड्वार्फ है। तो उसको जो है वो ढोल रहे हैं, और उसके बाद सारी वैरायटी ख़त्म हो गई, जिसमें 4 जो म्यूटेशन ब्रीडिंग को छोड़ करके। लेकिन म्यूटेशन ब्रीडिंग इसको ड्वार्फनेस की वजह से पूसा नन्हा नाम दिया गया। तो पूसा नन्हा, और कुछ लोग ड्वार्फ में कन्फ्यूजन करते हैं, दोनों में टेक्निकली अंतर है। क्या है? तो खैर उसके किसानों को क्या लेना है, उनको ड्वार्फ चाहिए, चाहे ड्वार्फ का हो चाहे पूसा नन्हा का हो, मिलता जुलता है, दोनों में मिक्स भी हो जाता है कभी कभी। लेकिन जहाँ से रिसर्च स्टेशन है प्योरिटी मेंटेन करते हैं, लेकिन जहाँ पर फार्मर उगा रहा है फिर वो उसी से बीज लेना चाहे तो उसको प्योर बीज नहीं मिलेगा, उसमें वही हिट जिग जैग मिलेगा, उल्टा सीधा कितना क्या होगा। चलिए, तो ठीक है, आप चिरई गांव के रहने वाले हैं और इस क्षेत्र के तमाम गांव में पपीते की खेती होती है। तो इस समय जो मौजूदा समय में आप द्वारा रिसर्च की गई पपीते की कौन सी प्रजाति है जो काफ़ी पॉपुलर हो रही है? अब देखिए, सवाल है कि मुझे 24 साल हो गया रिटायर हुए, पपीते का काम जो है वो एक भगवान भरोसे टेक्निकल स्टाफ पर चल रहा है। तो अब हमसे तो कुछ उम्मीद मत करिए कि क्या चीज़ है, लेकिन हाँ, देश में किस तरह की चीज़ें चल रही हैं मैं बता रहा हूँ आपको। हमारे यहाँ 3 रिसर्च स्टेशन पपाया के बड़े फेमस है, एक अपना है, एक बंगलौर में है, तीसरा कोयम्बटूर में है। तो कोयम्बटूर एकदम साउथ है, उन लोगों के एरिया में ज़्यादा प्रचलित है। ये जो बंगलौर में है, हसरगट्टा में, वो जो है आपको मध्य भारत में चलता है, और जो नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट ये एरिया है, मतलब आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश से जितने हैं, बंगाल से लेकर के गुजरात, ये सब टेम्परेट जोन छोड़ करके, जो श्रीनगर ये सब पहाड़ी है उसको छोड़ के निचले, इसमें ज़्यादातर पूसा ड्वार्फ ही चलेगा। और किसान लोग खास करके यही लगा रहे हैं, क्योंकि उनको देखते हैं कि प्योर सीड मिल जाता है, ड्वार्फ है, 3 साल आप इसको रख सकते हैं। तो होता क्या है कि अभी जो है जैसे इस साइड से फला इतना तक आया, दूसरे साल रखा तो यहाँ शुरू हुआ इतना गया, तीसरे साल उतना चला गया। तो एक बार लगाने पर जो आप ऑर्डिनरी टाल वैरायटी लगाते हैं, एक ही साल में ख़त्म करते हैं, इसको 3 साल तक लगा कर, एक बार लगाया 3 साल उसको फसल, तो ये तो इकोनॉमिक रिटर्न हुआ ना उनको, झंझट। अच्छा, ठीक है, अभी हम चिरई गांव पर बात करते हैं। चिरई गांव में आपने यहाँ रहते हुए आपने पढ़ाई की और आपने रिसर्च किया। यहाँ के बागवान अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भी पहले जाया करते थे। वो क्या थी प्रदर्शनी? साल 72-73 में तमाम प्रदर्शनियाँ इंटरनेशनल स्तर पर लगती थी, तो चिरई गाँव का अचार, चिरई गाँव का मुरब्बा, जैम जली पहुँचता था, और यहाँ के अमरूद और यहाँ के तमाम फलों की प्रजातियाँ जाती थी। और क्या रहा, और चिरई गाँव पहले क्या था और अब क्या है, जरा? देखिए, चिरई गाँव मैं ये कहूँगा कि जो एरिया है ये वाटर स्टैग्नेट है, मतलब अगर अधिक बारिश हो गई, पपीता लगा हुआ है, वो सारे जो है डैमेज हो जाते हैं। अगर सीडलिंग स्टेज में है, जैसे डैम्पिंग आप बताया, अगर हायर स्टेज में है तब भी जो है कॉलर रात लगता है। वो होने से क्या होता है कि चिरई गाँव आसपास जहाँ पर अपलैंड है, पानी निकल जाए, वहाँ पर तो आप लगा करके सक्सेसफुल हैं। जहाँ पर लेवल है या नीचा है तो हम नहीं समझते कि वहाँ पर कोई लगाना चाहेगा भी, क्योंकि किसान अपना मैंने ये सवाल किया था कि जो प्रदर्शनी लगी थी, हाँ, दिल्ली में यहाँ के किसान गए थे, ठीक ठीक, हाँ,
वो उसमें टॉप किया था चिरई के बागवानों ने, हाँ, वो क्या था उसके बारे में? ये तो 60 की बात है। जी जी जी। किसान लोग जो है यहाँ पर तो पहले बहुत जागरूक थे। ये अब देख रहे हैं इंडस्ट्री वगैरह आ गई है। यहाँ कुछ नहीं था, खाली कच्चे मकान थे और जितने खेत थे सब में आर्चर्ड ही आर्चर्ड, खेती वेजिटेबल सब थे। तो 1960 में वर्ल्ड एग्रीकल्चर फेयर दिल्ली में लगा था। तो हमको याद है, जहाँ तक जो आदित्य नारायण है उदयनाथ जी के छोटे भाई, उन्होंने भेजा था। एक स्वीट भी था और एक बैगन या कोई है, मतलब 3 आइटम भेजा गया था और वो फर्स्ट किया। तो पूरी दुनिया में? हाँ, दिल्ली में 3 जो है बैगन था, स्वीट पी का था हमको पता है, और गुआवा और इसमें बैगन भी था। हाँ, अब एक और नहीं याद आ, मटर। हाँ, मटर। हाँ, तो ये जो मिला, आप बता रहे हैं कि इसकी जो पॉपुलरिटी गांव की है ही है। लॉर्ड इंडको 1936 में आए थे, तब से ये जो है बहुत रिप्यूटेड था। और उसके बाद मतलब ये तो यूपी ही में फेमस था। जब उसमें आया तो पूरे इंडिया के लोग जान गए कि चिरई गाँव कोई गाँव है। तो उसमें ये जो है बड़े खुशी की बात है कि हुआ। और हम तो उस समय जो है मतलब पढ़ाई कर रहे थे, हमको नहीं पता था। जब फर्स्ट ईयर जो है एमएससी का पार कर लिए, गर्मी की छुट्टी में आए, तो हमको लगा कि गांव में जो ये सब हो रहा है इस पर एक किताब लिखनी चाहिए। तो हम और अजय कुमार के भाई हैं, विजय कुमार जी, एक थीसिस टाइप का उसमें फ़ोटोग्राफ दे करके सारे जो है उसमें क्या क्या सोशल एक्टिविटी है, कैसे एरिया है, क्या स्कोप है, फ्रूट प्रिजर्वेशन फैक्ट्री होने वाली है, ये बहुत अच्छी बात होगी। अब तो फ्रूट प्रिजर्वेशन फैक्ट्री भी देखिए फ्लरिश कर गया। तो उस समय तो सब साइडो स्टेज में था। अब जब फ्लरिश कर गया इंडस्ट्री, तो अब किसान लोग, प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर बहुत से जो है कि जंगली जानवर नुकसान करते हैं, मनचाहा चीज़ उगाते हैं। अब देखिए जो किसान लगा रहे हैं बेचारे, वो फेंसिंग करके तब खेती कर रहे हैं। बताइए कितना बड़ा ट्रबल। नहीं तो ये तो इतना तेज़ी से फ्लरिश करता है। और यही गांव नहीं, अगल बगल जो है आधा दर्जन गांव है, वो भी जो है फुल ऑक्यूपाइड है। मनसाराम जी ने पपीते की कई ऐसी प्रजातियां विकसित की और वो प्रजातियां आज बागवानों के लिए कह लीजिए कि कमाई का एक बड़ा जरिया है और ये स्तंभ है और इस चिरई गांव की एक पहचान है। शुक्रिया मनसाराम। धन्यवाद। झुमरी तलैया से जुड़ने के लिए कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही उसके बगल में बेल भी जरूर दबा दें, ताकि हमारे सभी लोकप्रिय वीडियो एवं रोचक जानकारी आप तक सीधे पहुंच सके। शुक्रिया।